हमारा परिवेश की कक्षा में आपका स्वागत है। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आज हम हमारा परिवेश पाठ्य पुस्तक के पाठ 18 दोस्ती का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि दोस्ती और दोस्ती का महत्व, दिव्यांगजनों की सहायता करना, और इसके अलावा हम जो हमारे और सहयोगी हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। हमारे पाठ है पाठ 18 दोस्ती। इसमें हम बहुत से जो सहयोगी हैं हमारे, उनके बारे में भी बात करेंगे। और जब हम दिव्यांगजनों की सहायता करते हैं तो उनसे हमें जो खुशी मिलती है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। पल्स पोलियो अभियान के बारे में भी हम इसमें जानेंगे। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम दोस्ती के महत्व को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं। आपको तो कहानी पसंद है ना? तो क्या आप आज भी तैयार हैं एक छोटी सी कहानी सुनने के लिए? काफी मजेदार कहानी है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। एक सरोवर था, यानी तालाब। उसके पास एक पेड़ भी था। तो वहां पर एक मोर रहता था। मोर, वहीं पर एक मोरनी भी रहती थी। तो मोर ने मोरनी को विवाह का प्रस्ताव दिया कि हम दोनों विवाह या शादी कर लेते हैं। तब मोरनी ने मोर से पूछा कि आपके कितने मित्र हैं? इस पर मोर ने कहा, मेरा तो कोई भी मित्र नहीं है। तो मोरनी ने विवाह के लिए मना कर दिया, इनकार कर दिया। मोर बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, भला ये भी कोई बात हुई? सुखपूर्वक रहने के लिए दोस्तों की क्या आवश्यकता? तब मोर ने अपने कुछ दोस्त बनाए, जैसे शेर, कछुआ, और एक तोते से भी दोस्ती की। इसके बाद उसने फिर से मोरनी के पास जाकर बोला कि अब हमको शादी कर लेनी चाहिए। अब मेरे पास मेरे कुछ दोस्त भी हैं। यह बात सुनकर मोरनी तुरंत ही शादी के लिए तैयार हो गई। तो वो पेड़ पर रहने लगे और उनके कुछ अंडे दिए। अंडों से फिर उनके बच्चे हुए। एक दिन कुछ शिकारी वहां पर आए और दिन भर शिकार के लिए भटकते हुए वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। तब उन्हें लगा कि चलो इन अंडे और बच्चों को खाकर ही अपनी भूख मिटाई जाए। यह सुनकर मोर दंपति, जो दोनों पति पत्नी थे, उनको बहुत चिंता हुई और उन्हें अपने दोस्तों की याद आई। तो मदद के लिए उन्होंने अपने दोस्तों को पुकारा। बस यह सुनते ही तोते ने जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। तोते की आवाज सुनकर शेर दहाड़ता हुआ उधर की ओर बढ़ा। शेर की दहाड़ सुनकर शिकारी वहां से भागने लगे और उन्होंने भागते हुए सोचा, क्योंकि इसी समय तोता भी निकलकर तालाब से बाहर कछुआ भी तालाब से निकलकर बाहर आ गया था। तो शिकारियों ने सोचा कि भागते हुए चलो इस कछुए को ही पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने कछुए को पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया तो क्या हुआ? कछुआ कहां चला गया? पानी में। कछुआ पानी में खिसक गया। शिकारियों ने थोड़ा सा पानी में आगे बढ़कर उसको पकड़ने की सोची, लेकिन उनके पैर कीचड़ में फंस गए। इतने में ही शेर वहां पर पहुंच जाता है और शेर ने उन सभी को ठिकाने लगा दिया। तो इसके बाद मोरनी ने मोर से कहा कि देखा, मैंने शादी से पहले दोस्तों की संख्या पूछी थी ना आपसे। दोस्त काम आए ना? यदि आज आपके दोस्त नहीं होते तो हमारी खैर नहीं थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि दोस्ती बहुत ही अभूतपूर्व और अच्छा एक हमारा संबंध होता है। दोस्त हमारे मुसीबत में काम आते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ती है या हम किसी मुसीबत में होते हैं तो दोस्तों से बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं होता। बच्चों, आपको बोर्ड पर एक इंग्लिश की प्रोवर्ब यानी कहावत दिखाई दे रही होगी।
क्या आप इसे पढ़ सकते हैं और आपको इसका मतलब पता है? हाँ, मैं आपको बताता हूं। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, यानी जरूरत के समय जो आपके काम आए वही आपका वास्तविक दोस्त है। यानी जब हम मुसीबत में हैं या हमें किसी की जरूरत है तो उस समय हमारी जो मदद करे, जो हमारी सहायता करे, वही हमारा सच्चा और वास्तविक दोस्त होता है। सच्चा दोस्त कभी भी जरूरत पड़ने पर पीठ नहीं दिखाता, वो हमेशा आगे बढ़कर अपने दोस्त की मदद करता है और अपने दोस्त के सुख दुख में काम आता है। सच्चा दोस्त अपने दोस्त के चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाता है और उनकी आंसुओं को पूंछता है। आपके साथ भी बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जिनके साथ आप खेलते होंगे, पढ़ते होंगे और अपने सुख दुख की बातें करते होंगे। तो हमें सभी को अपने जीवन में सच्चे दोस्तों की बहुत जरूरत होती है। दोस्ती हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर दोस्त ना हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसी तरह से हम आज के पाठ में भी दोस्ती के बारे में पढ़ेंगे। आज का पाठ में हमारा देवा की कहानी के ऊपर है। तो हम जान लेते हैं कि देवा की कहानी क्या है। तो एक गांव में 9 साल का एक बच्चा रहता था जिसका नाम देवा था। देवा लकड़ी के बहुत सुंदर खिलौने बनाता था, लेकिन वह स्कूल नहीं जा पाता था और ना ही अपने साथ के बच्चों के साथ खेल पाता था। क्यों? क्योंकि देवा को पोलियो था। जब देवा 4 वर्ष का था तो उसको बहुत तेज बुखार हुआ था और फिर उसको पोलियो हो गया। पोलियो हुआ तो उसके पैर खराब हो गए। देवा की मां ने बताया कि बचपन में उसको पोलियो की दवा नहीं पिलाई गई थी, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई। तो हम पोलियो के बारे में पहले जान लेते हैं और साथ में पोलियो के उन्मूलन के लिए जो भारत सरकार ने प्रोग्राम चलाया, पल्स पोलियो अभियान, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पोलियो एक संक्रामक रोग है जिसको पोलियो मेलाइटिस भी कहते हैं। यह वायरस मुख्य रूप से मुंह के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे केंद्रीय स्नायु तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आघात करता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों का विकास रुक जाता है और हमारा शरीर अपंग हो जाता है। हमारे हाथ पैर खराब हो जाते हैं। मुख्य रूप से यह 5 साल तक के बच्चों पर आघात करता है, इसीलिए इसे शिशु अंगघात भी कहते हैं। 1995 में पोलियो के उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया जिसे हम पल्स पोलियो कार्यक्रम या पल्स पोलियो अभियान भी कहते हैं। तब तक हमारे देश में प्रतिवर्ष 1.5 लाख के करीब पोलियो के मामले आते थे। तो इसके लिए 24 लाख पोलियो सहायकों की टीम बनाई गई और 33,000 निगरानी केंद्र भी बनाए गए ताकि हम 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के प्रकोप से बचा सकें। भारत में पोलियो का अंतिम मामला जनवरी 2011 में पाया गया। उसके बाद फरवरी 2012 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को पोलियो से प्रभावित देशों की सूची से बाहर कर दिया, यानी पोलियो से मुक्त देश घोषित कर दिया। इसके बाद 27 मार्च 2014 में WHO ने भारत को औपचारिक तौर पर पोलियो से मुक्त देश घोषित कर दिया। बच्चों, क्या आपको पता है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं? विश्व पोलियो दिवस हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। तो अब हम अपनी कहानी पर वापस आ जाते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि देवा को पोलियो की दवा ना पिलाने की वजह से पोलियो हो गया था और वो किसी के साथ भी खेल नहीं पाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि देवा के कोई दोस्त नहीं थे। देवा के कुछ दोस्त थे।
जैसे सुरु, दुलारी और अनवर ये देवा के मित्र थे। सुरु बहुत सुरीले गाने गाता था। दुलारी सबकी लाडली थी, सभी उसको बहुत प्यार करते थे। और अनवर पढ़ाई का बहुत शौकीन था। वह पढ़ने का इतना शौकीन था कि उसको जहां भी कोई पुस्तक मिलती तो वो पढ़ने लग जाता था। सुरु, दुलारी और अनवर देवा के घर के सामने रोजाना शाम को चोर सिपाही का खेल खेलते थे। देवा अपने दोस्तों को खेलते हुए देखकर बहुत खुश होता था और उनके साथ साथ ही जोर जोर से पकड़ लिया चिल्लाता और फिर पेट पकड़कर बहुत देर तक हंसता। बच्चों को भी देवा के साथ खेलने का बहुत मन करता था, लेकिन वो उसके पैरों को देखकर उदास हो जाते। सभी बच्चे सोचते थे कि काश कोई जादूगर या परी मिल जाए और देवा के पैरों को ठीक कर दे। एक दिन शाम को बच्चे खेलने नहीं आए। देवा उनकी काफी देर तक प्रतीक्षा करता रहा। देवा उनके न आने से बहुत उदास हो गया। आखिर शाम को बच्चे आ गए। अरे तुम क्या जंगल गए थे? देवा ने उनसे पूछा। सभी बच्चे बहुत खुश थे। वो जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर आए थे। उन्होंने कहा, हां हम जंगल गए थे, लेकिन देवा को उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद वो सीधे राघव दादा के पास गए, जो बढ़ई का काम करते हैं। राघव दादा से उन्होंने देवा के लिए बैसाखियां बनाने के लिए कहा। राघव दादा ने उन लकड़ियों को देखा और कहा कि ये बहुत कमजोर लकड़ी है, ये देवा का भार नहीं उठा पाएगी। आप ऐसा करिए कि कुछ मजबूत लकड़ियां लेकर आइए, तब मैं देवा के लिए बैसाखियां बना दूंगा। यह सुनकर बच्चे दोबारा जंगल गए और इस बार आम की मजबूत लकड़ियां लेकर आए। राघव दादा ने उन लकड़ियों से 2 बैसाखियां बना दी। बच्चे उन बैसाखियों को लेकर बहुत खुश हुए और वो उन बैसाखियों को लेकर सीधा देवा के पास पहुंचे। दुलारी ने उन बैसाखियों से चलकर भी दिखाया। बच्चों ने फिर देवा को सहारा देकर उठाया। देवा ने चलने की कोशिश की, लेकिन उसके कंधों के नीचे बैसाखियां गड़ रही थीं। तो बच्चों ने तुरंत ही पुराना कपड़ा लेकर बैसाखियों के हत्थे पर लपेट दिया। अब देवा बैसाखियों के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। देवा दोस्तों के साथ खेलने और स्कूल चलने की भी बात कर रहा था। वह बच्चों से बोला, अब तो मैं आपके साथ खेल भी सकता हूं और स्कूल भी जा सकता हूं। सभी बच्चे बहुत खुश थे और वो अपने प्यारे दोस्त देवा के चारों ओर नाचने लगे। तो इस तरह से ये हमारी कहानी खत्म हो जाती है। इसमें देखा आपने कि बच्चों ने किस तरह से अपने दोस्त देवा की मदद की। तो अब हम दोस्ती से संबंधित एक कविता का सस्वर वाचन कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ कविता को बोलिए। होठों पर धीमी सी मुस्कान बिखेर जाती है दोस्ती। होठों पर धीमी सी मुस्कान बिखेर जाती है दोस्ती। दुख में दामन पकड़ के साथ निभाती है दोस्ती। कंधे पर हौले से सिर रख के अपनापन जताती है दोस्ती। कंधे पर हौले से सिर रख के अपनापन जताती है दोस्ती। और कांटों भरे मुश्किल सफर को फूलों सा नरम बनाती है दोस्ती। तो बच्चों, आपने देखा कि दोस्ती हमारे लिए कितनी जरूरी है। आशा है आपको ये कविता भी पसंद आई होगी। अब हम इसी तरह अपने कुछ सहयोगी या दोस्तों के बारे में भी जान लेते हैं, जिनकी दोस्ती हमारे लिए बहुत जरूरी है।
ये बच्चों आपको बोर्ड पर क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही अनुमान लगाया, पेड़। पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, ये तो आपको पता ही होगा। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा पेड़ों से हमें और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे फल, फूल, लकड़ी और विभिन्न प्रकार की औषधियां आदि। तो पेड़ हमारे बहुत ही अच्छे सहयोगी हैं, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए और इनसे अपनी दोस्ती हमें निभानी चाहिए। हमें पेड़ कभी भी नहीं काटने चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हमारी ये धरती हरी भरी बनी रहे। इसी तरह अब मैं एक आपको और सहयोगी दिखाता हूं। क्या आप इसे पहचान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही, किताब। किताब तो आप सभी पढ़ते ही होंगे, आपको तो बहुत अच्छी लगती है ना किताब पढ़नी। तो किताब भी हमारी एक सहयोगी है। किताब हमें हमेशा अच्छी शिक्षा देती है। हमें हमेशा किताबों से अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए, समय कैसा भी हो, अच्छा या बुरा। किताबें हमेशा हमें अच्छी ही बातें सिखाती हैं। तो हमें किताबों से भी दोस्ती बरकरार रखनी चाहिए और मन लगाकर अपनी किताबें पढ़नी चाहिए। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या आप इसे पहचान पा रहे हैं? बच्चों, ये केंचुआ है। इसे किसानों का मित्र भी कहते हैं। यह मिट्टी को खोखली और भुरभुरी बना देता है, जिससे हवा और पानी मिट्टी में आसानी से घुल मिल जाते हैं और इस तरह हमारी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ बन जाती है। तो यह हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही सहयोगी है। यह हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायता प्रदान करता है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये गिद्ध है। गिद्ध भी हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है। क्या आप बता सकते हैं कैसे? यह जितने भी जानवर सड़ जाते हैं या मर जाते हैं, उनको खाकर प्रकृति में सफाई का काम करते हैं और इस तरह हमारे परिवेश को स्वच्छ बनाने में सहायक होते हैं। यह छोटा सा प्राणी तो आपने देखा ही होगा। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? गिलहरी। गिलहरी भी हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त है। आपको पता है कैसे? मैं बताता हूं। गिलहरी सूखे मेवे और बहुत प्रकार के बीज वगैरह इकट्ठे करती रहती है और उन्हें इधर उधर अलग अलग स्थानों पर छिपा देती है। लेकिन बाद में यह गिलहरी खुद ही भूल जाती है कि मैंने उन भोज्य पदार्थों को कहां कहां पर छिपाया था और इस तरह वही भोज्य पदार्थ और सूखे मेवे बाद में अनुकूल वातावरण पाकर अंकुरित हो जाते हैं और नए पौधों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से गिलहरी हमारे परिवेश को हरा भरा बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो यह हुई ना हमारी बहुत अच्छी दोस्त। इसी तरह तितली। तितली तो आपने बाग में, बगीचे में देखी होंगी। तो ये भी हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। कैसे? ये उड़ते हुए, घूमते हुए एक फूल से दूसरे फूल पर, एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाती रहती हैं। इस तरह ये उन पौधों के परागण में मदद करती हैं और हमारी प्रकृति की सहायता करती हैं। जिस तरह तितली परागण में मदद करती है, उसी तरह चिड़ियाएं भी एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हुए परागण में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करती हैं। तो ये भी हमारी प्रकृति को हरियाली प्रदान करने में सहायता प्रदान करती हैं। जिस तरह आपने काफी जीव जंतुओं को अपने सहयोगी के बारे में अभी देखा, उसी तरह हमारे समाज में भी हमारे बहुत सारे सहयोगी या दोस्त रहते हैं, जैसे डॉक्टर, डाकिया, माली, आग बुझाने वाले कर्मचारी, इसके अलावा सफाई कर्मचारी आदि। बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे सहयोगी होते हैं और हमेशा हमारी मदद करते हैं। जैसे डॉक्टर। डॉक्टर ना हो तो हमारी बीमारियों से कौन रक्षा करेगा? डॉक्टर हमें अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाकर हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमारी सहायता करते हैं। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप भी माना जाता है।
तो डॉक्टर हमारे बहुत ही अच्छे सहयोगी हैं। इसके अलावा सफाई कर्मचारी भी हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अगर ये सफाई ना करें तो पूरी पृथ्वी पर गंदगी फैल जाएगी और हमारा सारा परिवेश बीमारियों से घिर जाएगा। तो ये साफ सफाई करके हमको बीमारियों से बचाते हैं। तो इस तरह से ये भी हमारे बहुत ही अच्छे सहयोगी हैं। ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ये आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं। ये जब कहीं पर आग लग जाती है तो उस आग को बुझाते हैं। इनको फायरमैन भी कहते हैं। आग को बुझाकर ये हमारे सामान की और जान माल की सुरक्षा करते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं, जैसे यदि माली काका ना हो तो हमारे सारे पेड़ पौधे अस्त व्यस्त हो जाएंगे। डाकिया ना हो तो हमारी डाक को सुरक्षित और सही जगह पर कौन पहुंचाएगा? किसान यदि खेती ना करें तो हमको अन्न कौन प्रदान करेगा? किसान को इसीलिए तो अन्नदाता कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए अन्न उगाता है। सोचो, यदि राघव काका लकड़ियों से सामान नहीं बनाए तो हमारे घर के फर्नीचर को कौन बनाएगा? और विभिन्न प्रकार के जो मेज कुर्सी हैं उनको कौन बनाएगा? तो आपने देखा कि इस तरह से ये सभी जीव जंतु और ये सभी व्यक्ति हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं और ये सभी हमारे सहयोगी और दोस्त हैं। बच्चों, जिस तरह से आपने इन सभी सहयोगियों के बारे में जाना, उसी तरह से एक और भी हमारा बहुत बड़ा सहयोगी है, विज्ञान। विज्ञान हमारा बहुत ही बड़ा सहयोगी है। हमारे दैनिक जीवन की जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे मोबाइल, टेलीविजन, फ्रिज, पंखा, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन आदि, इसके अलावा कारखानों में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, इसके अलावा अस्पतालों में प्रयोग होने वाले विभिन्न उपकरण, रक्षा क्षेत्र में संबंधित जितने भी हथियार हैं, इसके अलावा वैज्ञानिक शोध व अनुसंधान केंद्रों में प्रयुक्त होने वाले यंत्र व उपकरण, ये सभी विज्ञान की ही तो देन हैं। इन सभी के बिना हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में इतना घुल मिल गया है कि इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। विज्ञान हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इन सभी क्षेत्रों में विज्ञान हमारे सहयोगी के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा एक और भी हमारा सहयोगी है, या हम उसको अपना दोस्त भी कह सकते हैं, अच्छी आदतें। अच्छी आदतें तो आपको पता ही होगा। मैंने एक पिछले पाठ, जो पाठ नंबर 4 है आपके हमारा परिवेश का, हमारा भोजन, उसमें भी कुछ अच्छी आदतों के बारे में आपको बताया था। आपको ध्यान भी होंगी। चलो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जैसे हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि सभी पोषक तत्वों का मिश्रण हो। हमें कभी भी कटे हुए फल या खुली सब्जियां नहीं लेनी चाहिए और हमेशा सब्जियों तथा फलों को धोकर ही खाना चाहिए। इसके अलावा हमें समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहिए। हमें खुले में व्यायाम करना चाहिए, समय पर सोना चाहिए और समय पर जगना चाहिए। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, जैसे नूडल्स, चिप्स, शीतल पेय आदि। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अंकुरित भोजन, दाल, गेहूं, दलिया आदि का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। और कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं? हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका अभिवादन करिए और उनका आदर सम्मान भी करिए। इसके अलावा हमें कभी भी खुले में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ा फेंकने के लिए हमेशा कूड़ेदान का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से हमारी बहुत सी अच्छी आदतें अपनाकर हम और अपने आसपास साफ सफाई रखकर
अपने परिवेश की मदद कर सकते हैं और उसके सहयोगी बन सकते हैं। जिस तरह इन सभी जीव जंतुओं ने हमारे परिवेश की सहायता की है या ये हमारे वातावरण की सहायता कर रहे हैं, उसी तरह हम भी अपने परिवेश की सहायता कर सकते हैं। तो हमने आज के पाठ में सीखा कि दोस्ती क्या होती है और दोस्ती का महत्व क्या है। इसके अलावा दिव्यांगजनों की सहायता करना सीखा। दिव्यांगजनों की सहायता से जो खुशी मिलती है उस खुशी को भी के बारे में भी हमने जाना, यानी अच्छे कार्य करने से होने वाली खुशी के बारे में जाना। दोस्तों के सुख दुख में काम आना चाहिए। जिस तरह से देवा के दोस्तों ने उसकी मदद करी, इसी तरह हमें भी अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। और इसके अलावा हमने पल्स पोलियो अभियान के बारे में भी जाना। पल्स पोलियो अभियान के बारे में जाना, पोलियो संक्रामक रोग है, भारत में पल्स पोलियो अभियान कब शुरू हुआ, किस तरह से भारत ने पोलियो पर विजय प्राप्त करी, और उसके बाद फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस तरह से भारत को पोलियो से मुक्त देश घोषित किया। इसके अलावा हमने इस पाठ में बहुत सारे अलग अलग सहयोगियों के बारे में भी जाना, जैसे गिलहरी, डॉक्टर, माली काका, बढ़ई काका, चिड़िया, तितली, केचुआ, ये सभी किस तरीके से हमारे परिवेश की अलग अलग तरीकों से मदद कर रहे हैं और किस तरह से हमारे परिवेश के सहयोगी बने हुए हैं, ये भी हमने अच्छे तरीके से जाना। तो अब हम एक प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं इस पाठ से संबंधित। आपको इसे करने में काफी आनंद आएगा और मुझे पता भी चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से इस पाठ को सीखा है। तो पहला प्रश्न है, पोलियो उन्मूलन के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है? बिल्कुल सही, पल्स पोलियो अभियान। दूसरा, मिट्टी के सुंदर खिलौने कौन बनाता था? सोचो सोचो। देवा। बिल्कुल सही। सुरीले गाने कौन गाता था? ये तो शुरू था। पढ़ने का शौक किसको था? ये भी आपको पता ही है कि उनका एक दोस्त ऐसा था कि जहां भी किताब मिलती थी पढ़ने लग जाता था, अनवर। सभी बच्चे घर के सामने कौन सा खेल खेलते थे? ये भी आपको पता ही होगा और आपने भी कई बार ये खेल खेला होगा, चोर सिपाही। बच्चे लकड़ी की टहनियां कहां से लाए थे? जंगल से। राघव दादा ने लकड़ियों से क्या बनाया? क्या बनाया था बच्चों के लिए? बिल्कुल सही अनुमान लगाया, बैसाखी बनाई थी देवा के लिए। और लास्ट का क्वेश्चन है, देवा को कौन सी बीमारी थी? देवा को पोलियो नामक बीमारी थी। बहुत अच्छा आपने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। अब एक छोटी सी गतिविधि कर लेते हैं। इस गतिविधि का नाम है, आओ राघव दादा की मदद करें। तो ये राघव दादा हैं, इनको लकड़ी से कुछ वस्तुएं बनानी हैं। आपको बोर्ड पर बहुत सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। आपको बताना है, बहुत ही मजेदार गतिविधि है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी वस्तुओं को राघव दादा लकड़ी की मदद से बना सकते हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको लकड़ी से नहीं बनाया जा सकता। जैसे कुर्सी, स्टूल, मेज, पलंग, मेज, बांसुरी आदि, ये सभी वस्तुएं हम लकड़ी से बना सकते हैं। जबकि पंखा, फ्रिज, साइकिल, नल और कार, ये सभी वस्तुएं राघव दादा लकड़ी से नहीं बना सकते। अब हम गृह कार्य कर लेते हैं। प्रश्न 1, बच्चे देवा के साथ कौन कौन से खेल बैठकर खेल सकते थे? जैसे शतरंज खेल सकते थे, कैरम खेल सकते थे, लूडो खेल सकते थे, है ना, जिनको हम इंडोर गेम्स भी कहते हैं। यदि हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो हम कहानी कैसे पढ़ेंगे और अलग अलग वस्तुओं को कैसे पहचानेंगे? तीसरा प्रश्न है, आप अपने दोस्तों की एक सूची बनाइए और आपको उनकी कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, ये भी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब हम एक गृह कार्य और कर लेते हैं। आपको सही और गलत का निशान लगाना है। देवा ने पोलियो की दवाई नहीं पी थी, ये सही है या गलत? सही। अनवर को किताबें पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ये तो गलत है, वो तो किताबें बहुत पढ़ता था। बच्चे रोजाना शाम को क्रिकेट खेलते थे, गलत, वो चोर सिपाही खेलते थे। बच्चे जंगल से लकड़ियां लेकर आए,
बिल्कुल सही। राघव दादा ने लकड़ी की एक मेज बनाई, ये तो गलत है, बैसाखी बनाई थी। हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, बिल्कुल सही। अब हम प्रोजेक्ट कार्य कर लेते हैं। अपने घर के आसपास जाकर पता करो कि आपकी उम्र या आपसे बड़ी उम्र के ऐसे कितने बच्चे हैं जो आपके साथ खेल नहीं पाते हैं, पता करिए। फिर दूसरा काम आपको करना है कि वे बच्चे आपके साथ खेल सकें, वे स्कूल जा सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे। इसके बाद आपको एक काम और करना है, आप सभी बच्चे 2 सूची बनाइए। एक सूची में घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को, इंडोर गेम्स को लिखिए, और दूसरी सूची में बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेलों को, आउटडोर गेम्स को लिखिए। और अंतिम कार्य आपको करना है कि अपने शिक्षक से या बड़े बुजुर्गों से गांव में चलने वाले पल्स पोलियो अभियान के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। तो आशा है आपको ये पाठ पसंद आया होगा। आज के पाठ में इतना ही। आप सभी बच्चे खुश रहिए और ई पाठशाला से ऑनलाइन अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।